नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लुसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़, और आज हमारा इस सीरीज़ का ये 28वां पार्ट है। इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं, हम लुसेंट के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। हर चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, हम इन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साथ ही इनसे जुड़े हुए जो आपके अतिरिक्त तथ्य हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये आज हमारा 28वां पार्ट है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो प्रीवियस पार्ट हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुख्य उपदेशक कौन बना था? तो देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उनके बाद जैन धर्म का जो प्रमुख बना वो थे सुधर्मा। ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ याद रखनी है, देखिए जब महावीर स्वामी जिंदा थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने जो उनके शिष्य थे उनको 11 गणधरों में विभाजित किया। ठीक है, यानी कि 11 व्यक्तियों को उन्होंने नामित किया। उनमें से 10 की मृत्यु उनके जीवित रहते हो गई थी, एक केवल जीवित बचे थे। वो कौन थे? सुधर्मा ही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे तिब्बत हो गया और अदर जो यहाँ पे देश हैं भारत के पड़ोसी, यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया वो किया पद्मसंभव ने। किसके द्वारा किया गया? पद्मसंभव ने किया, और इनको गुरु रिनपाच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी एक मूर्ति लगभग 123 फीट ऊंची मूर्ति भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो वज्रयान शाखा से ये संबंधित है। ठीक है, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी यही कारण थी बौद्ध धर्म के पतन का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है यह वर्णन? तो उसकी 7वां और जो उसका 8वां शिलालेख है इसमें अशोक की धार्मिक यात्राओं का वर्णन मिलता है। अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले हैं? तो यहाँ पे इसके कुल भारत में 14 शिलालेख इसके मिले हैं, जिनमें 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। 7वें 8वें में इसके धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। और आपने पढ़ा है कि जब अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया तो उस कलिंग आक्रमण के बाद उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया था और धर्म नीति को अपनाया था। तो इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो चौथे शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अशोक ने कुछ धार्मिक जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति करी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसके 5वें शिलालेख में, जिसके कारण इसने अपने पुत्र और पुत्री को भी महामात्र नियुक्त किया और श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाई कला कौन सी थी? तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा भारत में जो यूनानी कला चलाई गई उसका नाम था हेलेनिस्टिक कला। अभी हमने हाल ही में आक्रमण पढ़े थे, विदेशी आक्रमण, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जो यूनानी शासक थे ये अपने साथ यूनान से कला लेकर आए, हेलेनिस्टिक कला। इसका मिश्रण हुआ कुछ भारतीय कलाओं के साथ और एक नई कला बनी जिसको कहा जाता है गांधार कला। ठीक है, अगला है, हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, हर्षवर्धन के अधीन जो शासक राजा वहाँ पे शासन करते थे उन्हें महासामंत कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो सामंती व्यवस्था है इसकी शुरुआत गुप्त काल से हुई और अपना जो इसने पूरा रूप अपना बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से स्थापित ये हो गई थी, पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी ये व्यवस्था, सामंती व्यवस्था किसके काल में हुई? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि जब ये कोई नया राज्य जीता जाता था उस समय राजा के द्वारा, तो वहां पर वो अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देता था जो इसके नाम पे वहां पे शासन करता था। ठीक है, अगला है, मोहम्मद गौरी कि किस वर्ष गौर का शासक बना? तो देखिए, जो मोहम्मद गौरी था यह किस वर्ष गौर का शासक बना? ये बना 1173 में। इससे जुड़े हुए आपको कुछ साल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, ये 1173 में गौर का शासक बना। दूसरा एक साल है वो है 1175, जब इसने भारत पर पहला आक्रमण किया मुल्तान के ऊपर। इसने दूसरा आक्रमण भारत पर किया 1178 में, जो कि गुजरात के पाटन के ऊपर था, जहां पर इसे वहां के राजा भीम द्वितीय ने बुरी
कदर हराया। इसके बाद इसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। दूसरे युद्ध में गौरी जीता और इसके बाद 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा राजा जयचंद के साथ, जिसमें इसने जयचंद को पराजित किया। तो ये सारे साल और ये सारे युद्ध आपको गौरी से याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिवीजन भी होता है और आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में ली गई अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था? तो देखिए, अमीरों की जो भूमि थी उस समय अमीर जो थे शक्तिहीन हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। इसने उनकी भूमियों को हड़प लिया था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है 1320 में, ये अमीरों की जो भूमि थी उन्हें पुनः लौटा देता है। यानी कि जो उनकी खोई हुई शक्ति थी उन्हें वापस किसने करा? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। जो दिल्ली के अमीर थे उस समय के, ये किसके काल में शासन शक्तिहीन हो गए थे? एक अलाउद्दीन खिलजी के और दूसरा बलबन के, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, एक और प्रश्न आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है जिसने सिंचाई प्रणाली पर ध्यान दिया और नहरों का निर्माण करवाया? तो वो भी गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। अगला है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूरे जीवन वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये कथन हुमायूं के लिए किसने कहा? ये कहा था इतिहासकार हैं एक लेन पूल, इनके द्वारा ये कथन हुमायूं के लिए कहा गया। क्योंकि जो हुमायूं था अपने पूरे जीवन काल में, पहले इसको शेरशाह सूरी ने भारत से भगाया, फिर जब ये वापस दिल्ली में आया तो जो दीन पनाह इसने यहाँ पे पुस्तकालय बनाया था, पुस्तकालय, वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया किसने? इतिहासकार लेन पूल ने। अगला है, मुगल काल में अनुदान में दी जाने वाली या दी गई लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखिए, मुगल काल में जो अनुदान में दी गई भूमि होती थी जो कि टैक्स फ्री होती थी, उस भूमि को सयूरगल या मदद ए माश कहा जाता था। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल काल में भूमि की, तो मुगल काल में एक भूमि होती थी खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी? वो भूमि जिसके ऊपर राजा का सीधा नियंत्रण होता था उसे कहते थे खालसा भूमि। इसके अलावा एक और होती थी जागीर भूमि। ये उनको दी जाती थी जिनको तनख्वाह के बदले, ठीक है। तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? वो थी जागीर भूमि। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था? तो देखिए, सिखों के चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास, इन्होंने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को सिखों का अगला गुरु नियुक्त किया और यहीं पर सिखों का जो गुरु पद था उसको यहाँ पे पैतृक बनाया गया। तो किसने बनाया? गुरु रामदास ने बनाया। ये चौथे गुरु थे। पांचवें गुरु बनाए गए गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी। ये आपको याद रखना है। अगला है, मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की पेंशन किस गवर्नर ने बंद करवा दी थी? तो मुगल शासक को 26 लाख की वार्षिक पेंशन यहाँ पे दी जाती थी, जिसको वारन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया था, ठीक है। किसने बंद करवा दिया था? वारन हेस्टिंग ने। मुगल पद को समाप्त कब किया गया अगर पूछा जाएगा तो 1858 का जो एक्ट आता है उसमें मुगल पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन उसकी निर्धारित कर दी जाती है, जो कि बाद में वारन हेस्टिंग आके बंद करवा देता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन कब किया गया? अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसकी थी? ये सुभाष चंद्र बोस की थी और इन्होंने इसका गठन किया 1 मई 1939 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। इसके अलावा इस क्रांति को सिपाहियों का विद्रोह, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाहियों का विद्रोह कहा था। और एक और हमने स्टेटमेंट पढ़ा है पहले, टी.आर. होम्स का। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इसके बारे में कि यह एक बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की गई? तो देखिए, होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को की। इसकी स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो इसकी स्थापना इन्होंने मद्रास में करी थी, 1916 में करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने
वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका होता है 13 अप्रैल 1919 में, इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर जो कि उस समय वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे, इन्होंने उसके बाद वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा महात्मा गांधी, इनको अंग्रेज़ों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान केसरे हिंद की उपाधि दी थी, इन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, इनको अंग्रेज़ों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, इन्होंने सर की उपाधि भी लौटा दी। और एक और थे जमनालाल बजाज, इनको अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, जमनालाल बजाज को कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि, जिसको भी उन्होंने लौटा दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग का गठन किया था? देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा अंग्रेज सरकार के ऊपर, उन्होंने एक आयोग गठन किया जिसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, तो ये तो सरकार ने गठित किया। कांग्रेस ने भी एक आयोग का गठन किया जिसकी अध्यक्षता करी मदन मोहन मालवीय जी ने, जिसके अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कांग्रेस ने गठित किया। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम उस समय इंग्लैंड का सम्राट था और इसे ही भारत का अंतिम सम्राट भी माना जाता है। तो अगर आपको कभी घुमाकर प्रश्न बने कि भारत का अंतिम सम्राट कौन था, जॉर्ज सस्टम था। ठीक है। अगला है, वर्ष 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किसने करी? तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा, और ज्योतिबा फूले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, जिन्हें भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा एक पत्र यहाँ पे शुरू किया गया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय ने 1821 में, और यह पत्र बंगाली में आता था। इसके अलावा इन्होंने पहला फारसी अखबार, भारत का पहला फारसी अखबार जिसका नाम था मिरात उल अखबार, इसका भी संपादन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1822 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? तो 100 चूहों की जगह पर एक शेर का शासन अच्छा है, ये कहा था वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर कौन था? तो देखिए, जो फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, इस फ्रांस की क्रांति में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक था उसमें वॉल्टेयर, एक था मॉन्टेस्क्यू और एक था रूसो। इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांस की क्रांति में। अगला है, किस मुगल शासक ने शाही दरबार में सूर्य उपासना की शुरुआत करवाई थी? तो दरबार के अंदर सूर्य उपासना की जो शुरुआत करवाई, ये करवाई अकबर ने। सातवाहन की राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? तो जो सातवाहन वंश थे, इस वंश के जो राजा थे, इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत, और अगर लिपि पूछेगा तो इनकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि थी। अगला है, डलहौजी के समय लागू किया गया वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो देखिए, जो ये वुड डिस्पैच है, इसका संबंध जो है यह शिक्षा से है, और ये लागू किया गया 1854 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो जो सूर्य का डायमीटर है, उसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बनावट आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है यह शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो तिब्बत के अंदर माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। ठीक है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
कौन सा चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? तो फ्रांस और यूके को अलग करता है इंग्लिश चैनल, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा मिहिर सेन, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था आरती शाह। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इंग्लिश चैनल किस किस को जोड़ता है? तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है या उन्हें अलग करता है, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? तो जो न्यू गिनी द्वीप है इसका काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। इन दोनों को जो अलग करती है वो है टॉरेस जल संधि। अगला है स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारकों की नगरी ये उपनाम है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। वियना का उपनाम है स्मारकों की नगरी। और यह जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की, यह डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है, आपको पूछी जाती है। अगला है स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध नगर दावोस किस नदी के तट पर है? दावोस आपने कई बार पढ़ा होगा, अखबारों में भी आता है इसका। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सालाना बैठक होती है वो दावोस में ही आयोजित की जाती है। तो यह जो है दावोस, यह लैंडवासर नदी के तट पर स्थित है। अगला है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4000 के ऊपर किलोमीटर, ठीक है। 4000 किलोमीटर के ऊपर बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा है। अगला है महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? तो देखिए महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से 5 नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। कृष्णा नदी, सावित्री नदी, गायत्री नदी, यमुना नदी और कोयना नदी। ये 5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। अगला है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये है वुलर झील, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी झील के ऊपर एक परियोजना भी है जो आपको याद रखनी है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी झील के ऊपर है? तो यह वुलर झील के ऊपर है। इसके अलावा हम बात करें अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सांभर झील, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात कितना है यह आपने बताना है। तो सही आंसर है हमारा 945, ठीक है। 945 आपका SC में है ये, ठीक है। अनुसूचित जाति में है 945, जनजाति में आपका 990 है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मिसटाइप हो गया। 945 किस में है? ये SC में है। ST का पूछेगा तो 990 में है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी परियोजना यह सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना स्थित है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस ये कहा जाता है जयपुर को। और अगर पूछा जाता पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस ये कहा जाता है कोच्चि को, ठीक है। अगला है अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था गुन्नार मिर्डल ने, ठीक है। तो गुन्नार मिर्डल के द्वारा जो अनवरत योजना है यानी कि जो रोलिंग प्लान है, इसकी यहाँ पे इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इनकी एक किताब है जिसका नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है? गुन्नार मिर्डल की है। और इसी किताब में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। भारत में अनवरत योजना कब लागू की गई? तो ये शुरू की गई थी भारत में 1978 में और 80 तक ये रही, ठीक है। 80 में इसको इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था और दोबारा से पंचवर्षीय योजना उन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किस सरकार ने भारत में रोलिंग प्लान योजना शुरू करी? तो जनता सरकार की उस समय यहाँ पे सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उनके द्वारा इसे भारत में शुरू किया गया। अगला है सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो सागरमाला परियोजना इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को की गई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की बात करें यानी कि KVIC की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1957 में की गई। अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए जो पहला वित्त आयोग था इसकी स्थापना होती है 1951 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए केसी नियोगी। जो पहले वित्त आयोग का बोल सकते हैं जो काल था, अवधि थी, वो थी 1952 से लेकर 1957 तक के लिए इस आयोग का गठन किया गया 1951 में। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन सा आयोग है, वो है 15वां वित्त आयोग, जिसकी स्थापना 2017 में की गई। और कब के लिए, तो ये की गई थी 2021 से लेकर 2026 के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला है अनुच्छेद 356 का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। तो आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, सिंपल सी भाषा में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया, ये लगाया गया पंजाब में 1951 में। और सर्वाधिक टाइम के लिए कहाँ लगा, तो ये लगा आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला है किस वर्ष मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आयु सीमा पहले वोटिंग करने के लिए 21 साल थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और इस आयु को कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है, ये है आपका ऑप्शन, आंसर जो इसका है वो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और कुछ हमारे परमाणु विद्युत गृह हैं जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, तारापुर विद्युत गृह, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके अलावा काकरापारा भी है, काकरापारा विद्युत गृह, ये कहाँ है आपका, ये गुजरात में है। कैगा भी पूछा जाता है, कैगा विद्युत गृह ये कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और कुड़नकुलम ये कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला है हमारा सागर 220 क्या है। तो सागा 220 ये एक प्रकार का हमारा सुपर कंप्यूटर है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसे माना जाता है, जिसको 2011 में इसरो ने विकसित किया था। तो आपको सीधा पूछा जाएगा सागा 220 क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है इसरो का। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक माने जाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक इसका जनक माना जाता है रॉबर्ट एडवर्ड को। रॉबर्ट एडवर्ड ने इस तकनीक की खोज, अगर हम बात करें तो 1968 के करीब इन्होंने इस तकनीक की खोज करी। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हाँ, 1968 में इन्होंने इसकी खोज करी और 1978 में पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका जन्म हुआ था। खोज कब करी आप इसको देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट है। आई थिंक 68 में इनकी डेथ हो गई थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ, 1978 में, जिसका नाम था लुइस ब्राउन। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उस वाली चीज़ को छोड़ दीजिए कि कब खोज करी, अपने जीवन काल में करी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक रॉबर्ट एडवर्ड है। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, लुइस ब्राउन था, जिसका जन्म 1978 में हुआ। और इस खोज के लिए रॉबर्ट एडवर्ड को 2010 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। तो फ्रिज में खाने के जो सामान होते हैं उन्हें ताज़ा रखने के लिए जो अच्छा तापमान माना जाता है वो है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला वो है मदर टेरेसा। और अगर पूछा जाता भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो वो होंगी इंदिरा गांधी। इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि आपके अमेरिका में बहती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसकी स्थापना की गई 1975 में। और अगर आपको पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, यानी कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो लुसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ है उसका पार्ट हमने 28वां देखा। 1400 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, केवल 700 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, जल्दी से उन्हें कवर करेंगे। कल ही हमने एक सीरीज़ को कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी और इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सीरीज़ को आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो आप जीके ट्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और दूसरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।